हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आप सब कैसे हो। आज के करंट अफेयर्स के इस सेशन में आपके लिए काफ़ी सारे मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आया हूँ। तो आशा करता हूँ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे और आपको पसंद आएंगे। तो देखते हैं आज के इस सेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। चलिए आज के सेशन को बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के सेशन को बिना देर के स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज के करंट अफेयर के सेशन में क्या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और क्या करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए देखते हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन, लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका जवाब है देवेश उत्तम। तो विदेश मंत्रालय ने भारतीय राजनयिक देवेश उत्तम को लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। तो देवेश उत्तम वर्ष 2003 के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। देवेश उत्तम वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। तो आप उनके फोटोग्राफ ये रहा उनका। आप जो भारत के विदेश मंत्रालय में जो संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं देवेश उत्तम, तो उनको जो लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, उनकी फाइल फोटो अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, घाना में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका जवाब है मनीष गुप्ता। तो भारतीय विदेश सेवा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के 1998 बैच के अधिकारी मनीष गुप्ता घाना में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। वह वर्तमान में सिडनी में भारत के महावाणिज्य दूत के रूप में कार्यरत हैं। तो विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि मनीष गुप्ता को घाना में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। उम्मीद है वह जल्द ही कार्यभार संभाल लेंगे। तो आपने स्क्रीन पर उनके फाइल फोटो देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जून महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया। तो इसका जवाब वानिंदु हसरंगा। तो इसी से जुड़ा हुआ हमारा अगला क्वेश्चन है, जून महीने के लिए आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया। तो इसका जवाब है एशले गार्डनर। तो अब तक पता है कि इस समय आईसीसी ने इस महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द आईसीसी मेंस वीमेंस एंड मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। तो उसमें दो खिलाड़ियों को मेंस और वीमेन दोनों के लिए चुन लिया गया है। तो इसमें श्रीलंका के स्पिनर वानिंदु हसरंगा हैं और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम के ऑलराउंडर एशले गार्डनर को जून महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो एशले गार्डनर ये अवार्ड अभी तक 3 बार जीत चुकी हैं। तो और हसरंगा को यह अवार्ड आईसीसी विश्व कप क्वालिफायर में किए गए शानदार प्रदर्शन के लिए दिया गया है। तो आप सभी को बता दो कि 2023 यानी इसी साल भारत में आईसीसी का 50 ओवर क्रिकेट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट आयोजित किया जाने वाला है, जिसके लिए क्वालिफाइंग टूर्नामेंट खेले गए थे जिम्बाब्वे में। तो उसमें श्रीलंका और नीदरलैंड ने इस टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया है। तो उसी टूर्नामेंट में श्रीलंका के स्पिनर वानिंदु हसरंगा को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए ये इनाम दिया गया है। तो उन्होंने एक रिकॉर्ड भी कायम किया, जो लगातार 3 मैचों में 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एसबीआई कार्ड के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका जवाब है अभिजीत चक्रवर्ती। तो भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने एसबीआई कार्ड के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में अभिजीत चक्रवर्ती को चुना है। तो वह राम मोहन राव अमारा का स्थान लेंगे, जो अगस्त तक इस पद पर रहेंगे। चक्रवर्ती की नियुक्ति 12 अगस्त से 2 साल की अवधि के लिए प्रभावी होगी। तो एसबीआई कार्ड को अक्टूबर 1998 में भारतीय स्टेट बैंक और जी कैपिटल द्वारा लॉन्च किया गया था। तो एसबीआई कार्ड के जो नए प्रबंध निदेशक और सीईओ चुने गए हैं, तो अभिजीत चक्रवर्ती का फोटोग्राफ ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो इसका जवाब है सेल्वर प्रभु तिरुमन। तो भारतीय ट्रिपल जंपर सेल्वर प्रभु तिरुमन को एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 पुरुष एथलीट नामित होने वाले पहले भारतीय बन गए। सेल्वा ने पिछले साल कोलंबिया में विश्व अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। वहीं बैंकॉक में एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन की 50वीं वर्षगांठ समारोह के दौरान सेल्वा को यह अवार्ड दिया गया। तो आप भारतीय ट्रिपल जंपर सेल्वर प्रभु तिरुमरन की फाइल फ़ोटो देख सकते हैं, जो तिरंगा झंडा लिए हुए और इस फोटो के साथ है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीत लिया है? तो इसका जवाब है लक्ष्य सेन। तो भारत के किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने कनाडा ओपन का टाइटल अपने नाम कर लिया है? इस साल का यह उनका पहला खिताब है। तो सेन ने मेंस सिंगल्स के फाइनल में ऑल इंग्लैंड ओपन के चैंपियन और चीनी शटलर ली शिफेंग को हराया। तो लक्ष्य सेन अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों के चैंपियन भी बने थे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य यूटी ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है? तो इसका जवाब है जम्मू और कश्मीर। तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में आपका मोबाइल हमारा दफ्तर के दृष्टिकोण के अनुरूप एक एडवांस मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है। इसकी मदद से केंद्र शासित प्रदेश में नागरिक केंद्रीय सेवाओं की मोबाइल आधारित डिलीवरी का कार्य किया जाएगा। तो मोबाइल दोस्त ऐप का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर के लोगों को उनके मोबाइल उपकरणों से सीधे सभी सरकारी नागरिक सेवाओं G2C तक पहुंच सुनिश्चित करना है। तो आप सभी पता है कि जो जम्मू कश्मीर है उसको 2019 में जो राज्य था उस समय उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तोड़ दिया गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर है विधानसभा के साथ और लद्दाख है बिना विधानसभा के साथ 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने थे। तो आप सभी को बता दो कि जम्मू कश्मीर की राजधानी है वो श्रीनगर है और वहाँ के राज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए कितने राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी है? तो इसका जवाब है 26। तो रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमानों के 26 नौसैनिक प्रारूपों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा खरीद परिषद यानी DSC ने मंजूरी दी है, जिसमें 22 राफेल MS और 4 ट्विन सीटर ट्रेनर संस्करणों को मिलाकर 26 राफेल लड़ाकू विमान शामिल है। साथ ही 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। तो आप सबको बता दें कि भारत और फ्रांस के बीच इस समझौते के लिए 2015 से ही बातचीत चल रही थी, उसमें डील फाइनल किए गए थे राफेल लड़ाकू विमान की खरीद के लिए। और लगभग 2 साल पहले 5 राफेल लड़ाकू विमान भारत आए थे और उसके बाद राफेल लड़ाकू विमान की खरीद का सिलसिला जारी है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पैरा एथलेटिक विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? तो इसका जवाब है निषाद कुमार। तो भारत के निषाद कुमार ने पेरिस में चल रही पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में रजत पदक जीता है। निषाद ने यह पदक हाई जंप की T47 इवेंट में हासिल किया। इस जीत के साथ निषाद इस स्पर्धा में पदक जीतने वाले दूसरे एथलीट बन गए हैं। 2023 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिर्फ 4 रैंक वाले एथलीट 2024 पैरालंपिक खेलों के लिए सीधे क्वालिफाई करेंगे। तो भारत के निषाद कुमार के 5 फोटो आप स्क्रीन के दाहिनी तरफ देख सकते हैं जो तिरंगा झंडा लिए हुए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका जवाब है फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI के साथ। तो रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के बीच बाजरा के उपयोग और स्वस्थ भोजन प्रथाओं को बढ़ावा देने और सुरक्षित और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य कर्मियों के बीच आहार विविधता और बाजार आधारित खाद्य उत्पादों के पोषण संबंधी लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। तो FSSAI भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। तो इस AMA के मौके पर भारतीय सेना के अधिकारी, भारतीय रक्षा मंत्री और भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसका जवाब है चौथा। तो दुनिया के देशों की रक्षा संबंधी जानकारी रखने वाली डेटा वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर के 2023 की लेटेस्ट रैंकिंग के अनुसार भारत दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली देश वाला सेना वाला देश है। इस लिस्ट में USA टॉप पर है। इस रैंकिंग में US के बाद रूस और चाइना क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। इस लिस्ट में कमज़ोर सैन्य बल वाले देशों को भी शामिल किया गया है, जिसमें भूटान और आइसलैंड जैसे देश भी शामिल हैं। तो भारत UK और इटली जैसे यूरोपीय देशों से भी ऊपर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स देशों को उनकी संभावित सैन्य ताकत के आधार पर रैंक करता है। तो सूचकांक में भारत चौथे स्थान पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 145 देशों को स्थान दिया गया।
देशों का मूल्यांकन लंबे समय तक आक्रामक और रक्षात्मक सैन्य अभियानों के आधार पर किया गया है। अब ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की गणना भूगोल से लेकर लॉजिस्टिक क्षमता तक 50 व्यक्तिगत कारकों का उपयोग करके की जाती है, जिसमें जनशक्ति, भूमि सेना, वायु शक्ति, प्राकृतिक संसाधन, नौसेना बल, रसद और वित्तीय भी शामिल है। जनशक्ति के तहत जिन कारकों पर विचार किया जाता है वे हैं कुल जनसंख्या, अर्धसैनिक बल, सालाना सैन्य आयु तक पहुंचना, सक्रिय भंडार और सक्रिय सेवाएं। उपकरण के अंतर्गत प्रशिक्षक बेड़े, विमान बेड़े की ताकत, हेलीकॉप्टर बेड़े, हमले के बेड़े, रॉकेट प्रोजेक्टर, टैंक की ताकत, खींचे गए तोपखाने, विमान वाहक, नौसैनिक बेड़े की ताकत, विध्वंसक पनडुब्बियां, तटीय गश्ती शिल्प, फ्रिगेट, खदान युद्ध शिल्प जैसे कारकों पर विचार किया जाता है। तो तटीय गश्ती जहाज और टैंकर बेड़े। वित्त कारकों में विदेशी ऋण, रक्षा बजट, विदेशी मुद्रा और सोने का भंडार और कैश शक्ति क्षमता भी शामिल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप की 40 किलोग्राम कैटेगरी में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो इसका जवाब है ज्योत्सना सबर। तो ग्रेटर नोएडा की गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में आज से शुरू हुई कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने अब तक 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो एथलीट ज्योत्सना सबर ने 40 किलोग्राम यूथ वर्ग में, अस्मिता ने 45 किलोग्राम यूथ और जूनियर वर्ग में और कोमल कोहर ने 45 किलोग्राम सीनियर वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। इस 5 दिवसीय टूर्नामेंट में 52 भारतीयों सहित 253 वेटलिफ्टर्स सीनियर, जूनियर और युवा कैटेगरी में भाग ले रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जी मैक्स मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 का आयोजन भारत और किस देश की नौसेना के बीच किया गया? तो इसका जवाब है जापान। तो भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित जापान भारत मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 यानी जी मैक्स 2023 का 7वां संस्करण बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। इस 6 दिवसीय अभ्यास में भारत की ओर से भारतीय नौसेना के जहाज दिल्ली, कमोटा और शक्ति ने भाग लिया। जापान की ओर से समिदारे नाम के जहाज ने इस मैरीटाइम एक्सरसाइज में भाग लिया। उस एक्सरसाइज से जुड़े कुछ इमेजेस आप स्क्रीन पर हैं, आप उसे देख सकते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, डीजीसीए ने किस राज्य के पहले फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मान्यता दी है? तो इसका जवाब है तमिलनाडु। तो विमानन नियामक डीजीसीए ने तमिलनाडु में पहले एयर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट लिमिटेड को मंजूरी दी है। यह फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन सलेम में स्थित है। इसके तहत यह ऑर्गेनाइजेशन राज्य में इच्छुक पायलटों को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करेगा। तो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय भारत में नागरिक उड्डयन को विनियमित करने के लिए भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय भी है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत जीएसटी निर्धारित की गई है? तो इसका जवाब है 28%। तो जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन को भी मंजूरी दी गई है। जीएसटी काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो और घुड़दौड़ की फुल वैल्यू पर 28% जीएसटी लगाने की मंजूरी दी है। तो जीएसटी काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ जैसे आयोजनों पर 28% जीएसटी लगाने का फैसला लिया है। जीएसटी काउंसिल ने सिनेमा हॉल में खाने पीने की चीज़ों पर लगने वाले जीएसटी में कटौती की है। तो जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन को भी मंजूरी दी गई। तो जीएसटी काउंसिल की बैठक है, उसमें क्या क्या फैसले लिए गए हैं, उसके हाइलाइट्स क्या हैं, चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में कैंसर की दवा डिन्यूटुक्सिमैब पर लगने वाले टैक्स में पूरी छूट दी गई है। यानी अब इस छूट से जीएसटी में कमी से वो दवा सस्ती होगी। तो इसका दूसरा पॉइंट है, वहीं कच्चे स्नैक्स, पैलेट्स और सिनेमा घरों में बिकने वाले खाद्य व पेय पदार्थ पर जीएसटी की दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई। यहाँ यानी कि अब सिनेमा घरों में जो खाने पीने का सामान है वो भी सस्ते हो जाएंगे। इसका तीसरा पॉइंट है, जीएसटी काउंसिल ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ की फुल वैल्यू पर 28% जीएसटी लगाने को मंजूरी दी गई है। यानी इसमें बढ़ोतरी की गई है, ये चीज़ें अब महंगी होंगी।
इसका अगला पॉइंट है स्पेस सेक्टर में प्राइवेट स्पेस कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च पर जीएसटी में छूट दी गई है। इससे देश के स्पेस स्टार्टअप को फ़ायदा होगा। यानी आजकल जो स्पेस इंडस्ट्री के बीच जो प्रतिस्पर्धा का दौर है, इसमें आगे निकलने के लिए, अपने देश के स्पेस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए इसमें छूट दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसका अगला पॉइंट है काला कपास सहित कच्चा कपास को जीएसटी दरों में शामिल किया गया है। तो ये एसयूवी वाहनों पर जीएसटी निर्धारित की गई है, जबकि सेडान वाहनों को जीएसटी से बाहर रखा गया है। चबाने वाले तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी निर्धारित की गई है, यानी जीएसटी पर जीएसटी लगेगी। अब देखते हैं कि किन चीज़ों पर जीएसटी घटाए गए हैं। तो कच्चे बिना तले हुए स्नैक्स पर लगने वाले जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया। वहीं मछली में घुलनशील पेस्ट को 18% से घटाकर 5% किया गया। नकली जरे धागों पर लगने वाले जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। तो एलईडी स्लैग पर लगने वाले दर को भी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। अब जीएसटी काउंसिल जो आयोजित की गई थी, उसके कई अन्य फैसले भी हैं, चलिए उन्हें देखते हैं। तो जीएसटी काउंसिल ने आरबीएल बैंक और आईसीबीसी बैंक को उन निर्दिष्ट बैंकों की लिस्ट में शामिल किया है जिनके लिए सोने, चांदी और प्लेटिनम के आयात पर आईजीएसटी छूट उपलब्ध है। तो इनके अलावा पान मसाला, तंबाकू उत्पादों आदि पर जहां खुदरा बिक्री मूल्य घोषित करना कानूनी रूप से आवश्यक नहीं है, इसके अलावा मुआवजा उपकर लगाने के लिए 31 मार्च 2023 को लागू पूर्व यथामूल्य दर को भी अधिसूचित किया जा सकता है। तो अब देश में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए इसरो, एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी कि NSIL द्वारा आपूर्ति की जाने वाली उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं से लेकर प्राइवेट सेक्टर द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सेवाओं पर भी जीएसटी में छूट दी गई है। अब जीएसटी काउंसिल ने अपीलीय न्यायाधिकरण के सुचारू गठन और उसके कामकाज को सक्षम बनाने के लिए प्रस्तावित जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने वाले नियमों के लिए भी सिफारिश की है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। आज का आपका करंट अफेयर सेशन फ्रेंड, तो आज की वीडियो में इतना ही। आज का आपको करंट अफेयर का सेशन कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके बता सकता हूँ, और आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे और आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। कीप वॉचिंग मी एंड कीप सपोर्टिंग मी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।